एक घर में 5 दिए जल रहे थे। एक दिन पहले दिए ने कहा, इतना जलने पर भी मेरी रोशनी की कोई कद्र नहीं करते लोग। ऐसे जलने से तो बुझ जाना अच्छा। और वो बुझ गया। वो दिया था उत्साह का प्रतीक। उसे देख दूसरा दिया जो शांति का प्रतीक था बोला, बराबर रोशनी देने के बावजूद लोग अशांति में जी रहे हैं और शांति का दिया बुझ गया। दोनों का हाल देखकर तीसरा दिया जो हिम्मत का था, वो भी हिम्मत हार कर बुझ गया। चौथा दिया समृद्धि का था, वो भी बुझ गया। पांचवा दिया जो सबसे छोटा था, वो बराबर जल रहा था। तभी उस घर में एक बच्चे ने प्रवेश किया। दिए को जलता देख वो खुशी से झूम उठा। उसने फौरन पांचवा दिया उठाया और बाकी के चारों बुझे दिए जला दिए। हम्म। कौन था ये पांचवा अनोखा दिया? वो था उम्मीद का दिया। नियति चक्र का संतुलन भी इसी उम्मीद पर टिका हुआ है। लोक कथाओं की श्रृंखला में आज डॉक्टर उषा सक्सेना जो बुंदेली लोक कथा लेकर आई हैं, उसका शीर्षक है नियति चक्र। नमस्कार उषा जी। नमस्कार नीलम जी। तो शुरू करिए फिर उषा जी अपनी लोक कथा नियति चक्र। बुंदेलखंड में एक छोटा सा राज्य है बेरी। वहां के राजा गुमान सिंह बड़े ही धर्मात्मा और न्याय प्रिय थे। लक्ष्मी की उन पर अपार कृपा थी। बड़ा ही समृद्ध था उनका राज्य। उनके 3 बेटे और एक बेटी थी। बेटी का ब्याह उन्होंने एक राजघराने में कर दिया था। वे अपने जीवन में बहुत संतुष्ट थे, लेकिन नियति का चक्र, दूसरे राजा की कुदृष्टि इस राज्य पर पड़ी। उनका राज्य इनकी अपेक्षा बहुत बड़ा और बहुत समृद्ध था। राजा ने अनायास ही इनके राज पर आक्रमण कर दिया। बेरी के राजा के पास न तो सेना इतनी शक्तिशाली थी और न उनके पास पर्याप्त धनराशि थी। जी। घमासान युद्ध हुआ। राजा की मृत्यु हो गई। भीषण पराजय हुई और बेरी राज पर दूसरे राजा का शासन हो गया। राज परिवार के लोग महल छोड़कर साधारण से घर में रहने लगे। जिनके सहारे न जाने कितनों का जीवन चलता था, वे दाने दाने को मोहताज हो गए। बड़े राजकुमारों ने छोटा मोटा धंधा प्रारंभ किया। परिवार का खर्च चल निकला, लेकिन छोटा राजकुमार इस आघात से उबर नहीं सका। उसका नाम था रणवीर। जी। उससे ये जीवन जिया नहीं जाता था। एक दिन उसने अपने बड़े भाइयों से कहा, भैया, मैं परदेश जाना चाहता हूँ। वहां मेहनत करके इतना धन कमाऊंगा कि हम सब फिर उसी शान शौकत से जी सकेंगे जैसे पिताजी के राज में जीते थे। जी। मैं अपना खोया राज भी वापस लूंगा। भैया, सपने देखना छोड़ दो। ईश्वर पेट भर भोजन दे रहा है, यह क्या कम है? तुम परदेश जाकर धन कमाने का विचार छोड़ दो मेरे नन्हे भैया। बड़े भाइयों ने, माँ ने बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन छोटा राजकुमार अपने हठ पर टिका रहा और एक दिन सबसे अनुमति लेकर वो शहर की ओर चल दिया। जी। रास्ते में बहन की ससुराल पड़ी। बहन राजघराने में ब्याही थी। रणबीर उससे बहुत छोटा था। उसने सोचा, आज रात में बहन के यहाँ ठहर जाऊंगा, सुबह होते ही शहर चला जाऊंगा। जी। बड़े चाव से वो बहन के यहाँ पहुंचा। उसका व्यक्तित्व अब राजकुमारों जैसा नहीं रह गया था। शरीर पर बहुत मामूली वस्त्र थे। बहन ने जब भाई को इस हालत में देखा तो सोचने लगी, ये मेरा भाई इस हालत में मेरे यहाँ क्यों आया है? कहीं ससुराल वालों ने इसे देख लिया तो मेरी कितनी बदनामी हो जाएगी कि मैं किस दरिद्र परिवार की बेटी हूँ। उसने अपना मन कड़ा किया और बोली, तुम यहाँ महल में कैसे आ गए? फौरन चले जाओ यहाँ से। अरे। जिया, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं आपका वही प्यारा नन्हा सा भाई हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है जिया, खाना ही खिला दो, मैं फौरन चला जाऊंगा। बहन ने दासी से कहा, चौके में रोटी रखी है, इसे खिला दो और जल्दी से विदा करो। दासी ने मालकिन के आदेशानुसार चौके से रोटी लाकर राजकुमार को दे दी। राजकुमार को
जाने के लिए कहा और महल का दरवाजा बंद कर लिया। अरे तो बड़ी रुखाई का व्यवहार हो गया। हाँ, राजकुमार ने रोटी ले ली। रोटी पत्थर की तरह कड़ी थी। हम्म, उसकी आंखों से झर-झर आंसू बहने लगे। आज घर के हालात बदल गए तो सगी बहन का व्यवहार इतना कठोर हो गया। उसने गड्ढा खोदकर रोटी वहीं बंद कर दी और आगे चला। वह अपनी धुन का पक्का था। शहर जाकर उसे पैसा कमाना है, इस विश्वास के साथ वो आगे बढ़ता गया। चलते चलते वो एक बड़े से शहर में पहुंचा। नौकरी की तलाश में बेचारा हर समय भटकता था। दिल्ली जैसे शहर में उसे कौन नौकरी देता। भाग्य का फेर, एक दिन एक बहुत बड़े सेठ के यहाँ उसे नौकरी मिल गई। जी सेठ का कपड़े का व्यवसाय था। जी। उन्हें नौकर की तलाश थी। राजकुमार के भोले चेहरे में उन्हें न जाने कौन सा आकर्षण लगा कि उसे तुरंत ही अपने यहाँ रख लिया। हम्म, राजकुमार इतना मेहनती और ईमानदार है, ये तो उन्हें बहुत बाद में पता चला। राजकुमार की लगन, मेहनत और ईमानदारी से सेठ जी का कारोबार दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगा। हम्म, सेठ जी इस लड़के से बहुत स्नेह करते थे। व्यवहार और मीठी बोली से वह उन्हें किसी अच्छे घराने का लगता था। एक दिन राजकुमार ने ही अपने अतीत के बारे में उन्हें सब बता दिया। जी। सेठ जी बड़े ही दयालु थे। उनका मन भर आया। वे निसंतान थे। उन्होंने उसे गोद ले लिया। वाह, क्या बात है। अह, अब वह पूरे कारोबार का मालिक था। उसकी हम्म, मेहनत और लगन रंग लाई और सेठ जी के पास विदेश तक से सामान खरीदने व्यापारी आने लगे। हम्म, वे राजकुमार को सेठ जी का बेटा ही समझते थे। पूरे शहर में छोटे सेठ के वैभव, परिश्रम और ईमानदारी की चर्चा थी। हम्म, राजकुमार उन्हीं के साथ रहता था। बड़े बड़े घरानों से उसके लिए रिश्ते आने लगे। हम्म। एक शुभ मुहूर्त में सेठ जी ने एक अच्छा परिवार और अत्यंत सुंदर कन्या देखकर राजकुमार का विवाह कर दिया। वाह, घर बस गया उनका। घर बस गया। सेठ जी ने एक दिन कहा, बेटा, तुमने अपनी ईमानदारी, लगन और मेहनत के बल पर धन अर्जित किया है। तुमने अब अपना मुकाम हासिल कर लिया है। तुम्हें यहाँ आए कई साल हो चुके हैं। बेटा, हमारी इच्छा है कि तुम अपनी बहू को लेकर जाओ, सबसे मिलकर आओ। वहां तुमसे मिलकर तुम्हारे परिवार वाले बहुत खुश होंगे। बहुत अच्छे स्वभाव के थे सेठ जी। बहुत अच्छे, बहुत प्यार करते थे उसे। राजकुमार के लिए तो सेठ जी देवता की तरह थे। वह उनकी बात कैसे टाल सकता था। सेठ जी ने एक शुभ मुहूर्त में लाव लश्कर के साथ राजकुमार को विदा किया। राजकुमार रजवाड़ों जैसे वस्त्राभूषण पहने घोड़े पर बैठा था और उसकी बहू पालकी में थी। हम्म, साथ में था बैंड बाजा, लाव लश्कर। रास्ते में बहन की ससुराल पड़ी। हम्म, बहन ने अपने महल की छत से देखा, तुरंत ही भाई को पहचान लिया। हम्म, वही भाई जिसे अपमानित करके घर से निकाल दिया था, आज इतनी धूमधाम से जा रहा है। बहन के मन में प्रेम उमड़ आया। वो भागती हुई आई। राजकुमार ने बहन के चरण स्पर्श किए और कहा, आपकी बहू रानी पालकी में बैठी है जिया। ऊपर से नीचे तक आभूषणों से लदी, सुंदर वस्त्रों में सजी सुंदर बहुरानी को देखकर बहन आश्चर्य से भर उठी। प्यार से बोली, भैया, बहुत बहुत बधाई। आज की रात तो कम से कम अपनी बहन का आतिथ्य स्वीकार करो मेरे भैया। हम्म, हाँ जिया, एक बार पहले भी तुमसे मिलने आया था। ये देखो रोटी, इसे मैं आज तक फेंक नहीं सका। जानती हो क्यों जिया? बड़े घर में ब्याही बहन के यहाँ गरीब भाई की क्या इज्जत होती है, इसलिए। ये रख लो बहन, शायद फिर कभी कोई गरीब मायके वाला तुम्हारे पास आए और तुम्हें इसकी जरूरत पड़े। बहन फूट फूट कर रोने लगी। भाई चल दिया। हम्म, छोटा राजकुमार अपने भाइयों के पास पहुंचा। वे सब उससे मिलकर बहुत खुश हुए और बहू रानी को तो उन्होंने सिर आंखों पर बिठाया। छोटे राजकुमार ने बहुत सा धन दौलत अपने भाइयों को दी। उनके रहने की सुंदर महल की व्यवस्था की। कुछ दिन उनके साथ रहकर पत्नी के साथ अपने देवता तुल्य पिता के पास लौट गया। वाह, क्या कहानी है। नियति चक्र।
उषा जी, नियति चक्र का छोटा राजकुमार रणवीर उम्मीद का वो 5वां दिया है हाँ, जो हाँ, हाँ, अपने परिवार के सभी बुझे दिए जला देता है। हाँ। तो बस दीपक जो है वो तो जल करके सारे रास्ते को आलोकित करता है। वो तो अब उन्होंने कहा ना कि वो दीप मेरे जल अकंपित, तो वो हाँ, उनका महादेवी जी बराबर उनकी तो आदर्श ही था हम्म, दीपक। तो वो दीपक प्यार का दीपक, कहिए ज्ञान का दीपक, वो बन के आया था छोटा जी। राजकुमार। यहाँ तक कि जिस सेठ के यहाँ सेवक की तरह उसने काम शुरू किया, अपनी हाँ, लगन और समर्पण से वो उस परिवार का हिस्सा बन गया। हाँ। तो जी। बड़ी निष्ठा थी उसमें अपने कर्तव्य के प्रति, और सेठ जी के प्रति बड़ा आदर था उसके मन में, नीलम जी। जी, हाँ, उम्मीद के इस दिए से उत्साह, शांति, हिम्मत और समृद्धि के दिए भी जल उठते हैं। तो नियति चक्र भी आपकी सकारात्मकता से नए रास्ते खोल देता है। तो उषा जी, बहुत धन्यवाद मन के मौसम में शामिल होकर इतनी आशावादी लोक कथा सुनाने के लिए। बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार नीलम जी, और आपको भी अनेकों धन्यवाद जो आप हमें बुला करके हमें गौरवान्वित कर देते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।